नमस्कार फ्रेंड्स, मच अवेटेड सर्कुलर नंबर 13 रिलेटेड टू 194Q जो कि 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल होने वाला है। बहुत सारे सेशन किए, डिलीवर किए, कई ऐसे क्वेरीज जो वाकई में इसके इम्प्लीमेंटेशन में आ रही थी, वो मैंने एड्रेस भी की और मोस्टली सिमिलर फुटिंग पे क्लेरिफिकेशन आया है। और हो सकता है आप में से कईयों ने मेरे को सुना भी हो और मैंने चाहे जैसे जीएसटी इंक्लूड करने की बात हो या इसकी चार्जेबिलिटी की बात हो, सब क्लेरिफिकेशन हमने डिस्कशन में, क्लेरिफिकेशन इन द सेंस जो बेस्ट हमको लगा हमने किए। बट इस सर्कुलर ने कई और चीज़ें भी हमारे सामने रखी जो वाकई में हमें डिस्कस करनी चाहिए और हमें इम्प्लीमेंटेशन के समय भी इसको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात थी कि ट्रांजेक्शन जो एक्सचेंजेस के थ्रू कैरिड ऑन होंगे, क्या उन पे 194 की क्यू की एप्लीकेबिलिटी आएगी? तो इन्होंने साफ कहा कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स, मेरे सामने सर्कुलर भी है, ट्रांजेक्शन्स जो कि सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ में ट्रेडेड होते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और सेटल्ड होते हैं रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इंक्लूडिंग इसमें इन्होंने किया कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हो जिससे क्लियरिंग होती हो या रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में इंक्लूड हो। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सचेंजेस में जो ट्रांजेक्शन है कमोडिटीज सिक्योरिटीज़ में, तो उन पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं, जो 50 लाख रुपए की है, राइट। तो ये 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं? तो इन्होंने बताया कि बायर जो डिडक्ट करेगा क्रेडिट और सम, राइट, जो पेमेंट रिसीव हो रहा है विच एवर इज अर्लियर। अब बात यहाँ पे एक और थी कि जो एडवांस रिसीव्ड हो गया या हमने परचेज कर लिया 1 जुलाई से पहले, तो क्या वो थ्रेशोल्ड लिमिट में 50 लाख की काउंट होगा? बिल्कुल होगा। ये मेरा भी व्यू था कि चाहे एडवांस और परचेज जो दोनों कोई भी पहले हो, उनमें 50 लाख की अगर लिमिट पूरी हो जाती है जुलाई से पहले, तो 1 जुलाई और उसके बाद की जो ट्रांजैक्शन रहेंगे उन पे 194Q की एप्लीकेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट एक और जो हम बात करते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी किस तरीके से रहेगा टीडीएस करते समय, तो इन्होंने साफ किया कि जो जीएसटी का कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ दो टर्म यूज़ किए गए, एक तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो और कई अलग व्यूज़ भी थे, क्योंकि ये व्यूज़ थे कि साहब ये इंक्लूडिंग जो भी रहेगा परचेज पे इंक्लूडिंग जीएसटी उस पे, पर मेरा भी व्यू यही था क्योंकि ये 206C1H की फुटिंग पे नहीं जाएगा। और जो मैंने सर्कुलर की बात की थी मेरे सेशंस में कि जो सर्कुलर 2017-23 था जो सर्विस टैक्स के लिए इशू किया गया था, वो सिमिलर फुटिंग इन्होंने यहाँ पे ली गई है। और उन्होंने कहा है कि जो परचेज ट्रांजेक्शन है अगर आपका पहले होता है तो आप सेपरेटली जीएसटी को रखेंगे और टीडीएस केवल जो परचेज वैल्यू रहेगी उस पर कलेक्ट होने वाला है। अब बात आती है कि एडवांसेस का क्या है। तो अगर एडवांसेस हम पहले पे कर देते हैं तो टीडीएस की लायबिलिटी उसके पूरे अमाउंट पे रहेगी, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है कि उसको आइडेंटिफाइड कर पाए हम। टीडीएस उस पर पूरा का पूरा कटने वाला है। नाउ अब बात आई और मैंने हमारे कई डिस्कशन में ये भी था कि सर परचेज रिटर्न का जो एडजस्टमेंट कैसे करना है। इन्होंने कहा कि आप अगर परचेज रिटर्न है उसके बदले में मनी अगर आप वापस करते हो तो उसका एडजस्टमेंट आप जो नेक्स्ट परचेज है या जो करने वाले हैं उसमें आप कर लीजिएगा सिमिलर, क्योंकि जो आप ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर चुके हो उस पर टीडीएस काट चुके हो, क्योंकि रिटर्न बाद में होता है और मनी रिफंड बाद में होती है, तो उस पर कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो अगर एक्स्ट्रा टीडीएस जो आपने काटा है वो आप नेक्स्ट जो परचेज होगी तो उसमें आप ले सकते हो। तो ये एक एडजस्टमेंट था। बट एक और बात की गई, अगर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा, अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसके बदले में गुड्स वापस आ रही है, तो अब ये क्लैरिटी आ चुकी है कि अमाउंट रिफंड है तो एडजस्टमेंट अगले वाले अमाउंट में करना है, और अगर
अमाउंट रिफंड नहीं है, गुड्स आ रही है, तो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। अब बात आती है कि नॉन रेजिडेंट अगर बाई करता है तो 194Q की एप्लीकेबिलिटी रहेगी कि, तो यहाँ पे साफ बोल दिया गया कि नहीं रहेगी, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसका। अब बात आती कि वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज पर्सन हुज इनकम इज एग्जम्प्ट, तो इन्होंने साफ कर दिया कि साहब जिनकी इनकम एग्जम्प्ट है सेलर की, तो उस पर ये लाइबिलिटी नहीं है, 194Q नहीं काटना है। अब सिमिलरली उन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दिया 206C1H के लिए कि कोई भी जो सेलर है, अगर वो सेलर चार्ज कर रहा है गुड्स पे, तो और जो बायर है वो एग्जम्प्ट है, तो उस पर भी ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आने वाली। तो ये एक क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से था। बट इन्होंने साफ किया एक और बात लास्ट में कि अगर ये पार्शली एग्जम्पशन है, मतलब कुछ पार्ट है कुछ नहीं है, तो फिर ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगी। एडवांस पेमेंट पे ये एप्लीकेबिलिटी आएगी, जी आएगी। अब वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ दैट शेल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, साफ कर दिया गया कि अब नई एंटिटी है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये मेरा भी व्यू था, एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि जो 10 करोड़ की लिमिट है, एक्सीडिंग 10 करोड़ प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर के अंदर, वो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो ये लायबिलिटी न्यू एंटिटीज और न्यू इनकॉर्पोरेशन जो होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं आएगी। Now, whether provision section 194Q of the Act shall apply to buyer if the turnover from business is 10 करोड़ or less। देखो यहाँ इन्होंने साफ कहा कि यहाँ तीन चीज़ें हैं, और ये साफ साफ लिखा हुआ था एक्ट में, आइदर ग्रोस रिसिप्ट, सेल्स और टर्नओवर, अगर ये एक्सीड होते हैं तो ही ये लाइबिलिटी रहेगी, एलिजिबिलिटी रहेगी डिडक्शन के लिए, अदरवाइज नहीं रहेगी। नाउ अब बात आती है कि सेक्शन 194O और 206C1H और 194Q के आपस में जो ये क्रॉस इंटरप्ले है, तो उसकी क्लैरिटी इन्होंने दी। 194O एक्चुअली जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर रहते हैं वो सेलर को जब पेमेंट करते हैं उस पर TDS की लाइबिलिटी आती है। तो उन्होंने साफ कहा कि 194Q अप्लीकेबल नहीं होगा, कहाँ, जहाँ 194 अगर कहीं भी कोई दोनों में क्लेश होता है कि उसमें काटना है 194Q में या 194O में, क्योंकि ये साफ कहा भी गया है Q के अंदर कि अगर और कोई सेक्शन में TDS अप्लीकेबिलिटी आती है तो वो नहीं कटने वाला। तो 194 अगर TDS की रिक्वायरमेंट है तो 194Q में नहीं कटेगा। बात एक और आती है, सर सेलर 206C1H चार्ज कर रहा है बायर पे, जबकि बीच के अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना ही एक TDS का डिडक्शन कर रहा है 194O पे, क्योंकि सेलर तो चार्ज करके सीधा बायर को देगा। तो यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया इन स्पाइट ऑफ दैट कि भाई 194O जो ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में रह के सेलर पे TDS काटता है जब पेमेंट करता है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन भी है तो वो भी कवर कर लिया गया। एक तरीके से हम एक और एक्सेप्शन कह सकते हैं 206C1H का, कि अगर 194O भी एप्लीकेबल है, भले ही वो सीधा बाहर ना हो, तो भी 206C1H की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। ये क्लियर कर दिया गया साफ इस तरीके से इस क्लैरिफिकेशन में। बट एक जो बात वाकई में फिर कंफ्यूजन वाली है वो एक और है, लेट्स सी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। देखो एक लास्ट के सर्कुलर के अंदर आप देखोगे 4.9.5 का जो 5 पॉइंट है उसमें लास्ट में कहा गया है, मैं ऐसे की ऐसी लैंग्वेज पढ़ता हूँ, However, if for any reason, फिर भी मैं पूरा पढ़ता हूँ, if the transaction is both within the preview of 194Q as well as 206C1H, right, then the tax is required to be deducted under section 194Q। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजेक्शन shall come out of the preview of subsection 206C1H, जो उसमें से बाहर आ जाएगा क्योंकि 194Q पे ही कटने वाला है। Once the buyer has deducted the tax on transaction, the seller is not required to be collected under section 206C1H। बिल्कुल सही बात है, उसमें काटने की जरूरत नहीं। However, यहाँ देखने वाली बात है, if for any reason tax has been collected by the seller and subsection 206C1H बराबर है अंडर सबसेक्शन 206C1H, बिफोर द बायर कुड डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194Q, अगर उसने चार्ज कर लिया है बायर से पहले, आप समझिएगा, ऑफ द एक्ट ऑन द सेम ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194Q। अगेन उस पर फिर बायर को नहीं काटना है।
Such transaction would not be subject to tax deduction against the buyer again by the buyer. This concession is provided to remove difficulties since tax rate of deduction and collection 194Q और 206C1H is the same. तो यहाँ एक थोड़ा सा ये आ गया. अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला जाए कि 206C1H में इवन अब कई बार ऐसा भी रहता है कि सेलर इनवॉइस इशू करके पर लायबिलिटी कलेक्शन के समय आती है. अब वो कलेक्शन के समय अगर वो पेमेंट करता है 194Q का, वो TDS नहीं काटता, 206C1H में TCS चार्ज हो जाता है, तो क्या 194Q की लायबिलिटी नहीं रहेगी. तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है जो हल्का सा हमें कंफ्यूज कर रही है. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस सर्कुलर के अंदर बहुत सारी बातें कही गई जो मैंने आपके सामने रखी. और भी कोई क्लैरिफिकेशन रहता है डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, एवरी वीडियो, ताकि वहाँ मैं लेटेस्ट लिंक शेयर कर सकूँ. और इसका सर्कुलर का लिंक भी मैं शेयर करता हूँ आपसे, ताकि आप इसको देख सकें. तो फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like this video, please like and subscribe. Thank you. Stay tuned for the latest update.